प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड मॉर्निंग, आदाब मेरे दोस्तों, हाउ डू यू डू। ये वीडियो रिकॉर्डिंग मेरा खुद को लेकर पहला अटेम्प्ट है। ऑडियो रिकॉर्डिंग तो काफ़ी इजी था, बट एनीवे नेक्स्ट टाइम ये और बेटर होगा, आई कैन एश्योर यू। बट दिस टाइम प्लीज़ बियर विथ मी। I'll be discussing about the General Insurance Business Nationalization Amendment Act 2021 जो अभी 19 अगस्त को नोटिफाई हो गया। So here it is. We'll be talking about effect on public sector general insurance companies, analysis, reasoning, and the solution. So for this, let me first go to the Act, Amendment Act. Now you might have seen this Amendment Act, Gazette of India. Earlier sections are all formal sections. Main section, section 4 starts of this amendment. Speaks that in section 10B of the Principal Act, proviso shall be omitted. What is it? 10B. 10B क्या कहता है? Enhancement of equity capital of general insurance companies. General Insurance Corporation या और दूसरी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं specified in section 10A, that is National Oriental United and New India, they may raise their capital, they could raise their capital, it is already in the provision. लेकिन there was a proviso, एक restriction था, that शेयर होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह से 51% से नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये जो अंडरलाइंड रेड पोर्शन है, दैट हैज बीन डिलीटेड बाय दिस अमेंडमेंट। Probably this amendment was done in contemplation of some future roads, but right at this moment it appears it was not so required. Why, we will be discussing about it after some time. Okay, so let us go back again to the gadget. Now again section 5, here after 24A, 24B has been inserted. 24B important है. Let us see what is there in 24B. Now 24B, जिस दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल सीज हो जाएगा किसी स्पेसिफाइड इंश्योरर के साथ, किसी स्पेसिफाइड इंश्योरर पर, जिस दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल समाप्त हो जाएगा, उस दिन से जितना भी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। सो एनी स्कीम, प्लानिंग कैसा किया है? प्लानिंग इस तरह से किया है कि एनी स्कीम फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टिल दैट डेट, मैंने मान लीजिए कि आज 25 अगस्त है, तो 25 अगस्त को अगर नोटिफाई हुआ तो अप टू 24 अगस्त 2021 जो कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए स्कीम्स, रूल्स, रेगुलेशंस होंगे, उन सब को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अडॉप्ट तो कर लेंगे, प्रोवाइडेड, उसी में एक प्रोविजो है कि उसके बाद दे विल बी फ्री, जैसा उचित समझेंगे वैसा नियम कानून बना सकेंगे। मतलब अपने सर्वाइवल के लिए उनको पूरा टॉपसी टर्वी करने का पावर रहेगा, आज़ादी रहेगी। ठीक है। देन इट स्पीक्स दैट विदाउट प्रिजुडिस all powers exercisable by the central government shall be exercisable by that board of directors. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ भी पावर एक्सरसाइज करती थी वो सारा का सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उनका उपयोग कर सकेंगे।
So let us see the explanation. Explanation talks about the control. कि कंट्रोल, जो कंट्रोल बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल समाप्त हो जाएगा, तो अभी तक क्या कंट्रोल है और कौन सा कंट्रोल उस नोटिफाइड कंपनीज के ऊपर से समाप्त हो जाएगा, उसको डिस्कस किया है. तो कंट्रोल वॉज टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और टू हैव पावर ओवर इट्स मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस. मतलब अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स मेजॉरिटी में हमारे हम लोग कंपनियों में रहते थे और कंपनी का सारा मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था. मतलब जो कुछ भी हम लोग का मैनेजमेंट है या जो भी हमारा पॉलिसी डिसीजन होता था, उसका एक अप्रूवल हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना होता था. Now, from the date of notification, all the powers exercisable by Government of India shall be exercisable by the Board of Directors of the notified company. Government of India अपना सारा कंट्रोल relinquish कर देगी. But what about its shareholding position? उसका तो नेशनल ओरिएंटल यूनाइटेड के का 100% शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो उसका क्या होगा? एनीवे, उसको बाद में सोचते हैं. पॉइंट ये है कि विच कंपनी में भी नोटिफाइड, कौन सी कंपनी नोटिफाइड होगी, बहुत डिफिकल्ट है गेस करना. मे बी द वर्स्ट, सबसे खराब कंपनी, या हो सकता है कि सबसे अच्छी कंपनी भी. हु नोज, लेट अस सी. नो, बिफोर दैट लेट अस सी भाई इस अमेंडमेंट को लाने की आवश्यकता क्या थी. व्हाट वाज द नेसेसिटी? प्रोबेबली ये एक कारण हो सकता है कि 2019-20 में नेशनल ओरिएंटल यूनाइटेड का कंडीशन, इट वाज पैथेटिक रियली. देखिए, सॉल्वेंसी मार्जिन 0.02 तक चला गया था. ऑफ कोर्स अभी काफी इंप्रूवमेंट है, बट स्टिल ऑल द थ्री कंपनीज आर रनिंग इन लॉस. तो इन कंपनी को बचाने के लिए, बिकॉज आईआरडीए तो 1.5 से नीचे सॉल्वेंसी मार्जिन होने पर किसी भी कंपनी को कह ही सकती है कि आप बंद कर दीजिए अपना बिजनेस. तो ऐसे पैथेटिक कंडीशन में टू सेव दीज कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मोर देन 12,000 करोड़ खर्च करना पड़ा, देना पड़ा इन कंपनी को. मतलब इसमें इन्फ्यूज करना पड़ा इनके सर्वाइवल के लिए. Whereas अभी सुनाई ये पड़ रहा है कि गवर्नमेंट इज इन अर्जेंट नीड ऑफ 1.75 लाख करोड़. किस लिए भाई? कोविड वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इंटायर पॉपुलेशन के लिए, और उसके अलावा देयर आर मेनी अदर सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स. सो प्रायोरिटी क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? Probably government of India is not in a position to bail out any of these companies as of now. Probably government of India is shying away from any such embarrassing situation. But question is, will government of India wash off its hands? सारा नाता रिश्ता खत्म कर सकेगी? It is escaping tactics than facing the challenge. Reasons given in parliament and in the statement of objects and reasons in the act itself are somehow not very palatable. समझ में नहीं आता है. इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसके बारे में बातचीत किया है. देखिए, गुड पब्लिक पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ कि गुड इंश्योरेंस डेंसिटी होना. तो गुड इंश्योरेंस डेंसिटी के लिए कौन कोशिश करेगा? कंपनीज कोशिश करेगी. और विदाउट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कोई भी नया प्रोडक्ट आप ले आइए, वो सब यूजलेस है. पहले पेनिट्रेशन तो हो. तो लेट अस सी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का क्या पोजीशन है और इंश्योरेंस डेंसिटी का क्या पोजीशन है. नाउ दिस इज द पोजीशन. अभी अगर लाइफ के बारे में डिस्कस न करें, सिर्फ जनरल इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करें, तो सोचिए 0.56 था आज से 20 साल पहले, अभी कितना हुआ? 0.94 इंश्योरेंस पेनिट्रेशन. वेयर एज
अवेयरनेस देखिए, डेंसिटी कितना हो गया, डेंसिटी हो गया 2.4 से 19 हो गया 20 सालों में। मतलब लोगों में अवेयरनेस है। लेट अस सी, लेट अस एनालाइज एक्चुअल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कैसा है इंडिया में। इन जनरल इंश्योरेंस जब डेंसिटी 2.4 था, पेनिट्रेशन था 0.56। मतलब 100 लोगों में जब सिर्फ 2.5 लोगों का ऑन एन एवरेज, 2.5 लोगों को इंश्योरेंस के बारे में कुछ अता पता था, कुछ खबर थी, तो उस समय इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना था? 0.5। मैंने 2.5 लोगों में 0.5 लोग इंश्योरेंस करवा रहे थे या करवाने के लिए सोच रहे थे। नाउ टुडे जब डेंसिटी बाउंस टू 19, 2.4 से जब 19 हो गया, मतलब अब अवेयरनेस काफी बढ़ी है लोगों में। लेकिन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देखिए, इट हैज बियरली हॉप्ड बाय 0.38। मतलब 0.56 से 0.94 होना, यानी 0.38 ही सिर्फ बढ़ा 20 सालों में। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरर्स इन 20 ईयर्स? जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने इन 20 सालों में क्या कंट्रीब्यूट किया अबाउट पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी? नाउ प्राइवेट्स आर हेयर फॉर बिजनेस। देखिए उनका मोटो है प्रॉफिट बिफोर पब्लिक। और प्रॉफिट बिफोर पब्लिक मीन्स कि पब्लिक जाए बाद में, पहले हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हमारा प्रॉफिट ही नहीं है तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? इसलिए उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है प्रॉफिट। नाउ पब्लिक सेक्टर का क्या पोजीशन है? दे आर फेलिंग टू रिटेन एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग जो कुछ भी उन्होंने अभी तक बिजनेस अपना संभाला था, जो अपना कर रहे थे, जहाँ पे अवेयरनेस करके लोगों को समझा के इंश्योरेंस का बिजनेस ला रहे थे, उसको वो रिटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, सब बचा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज दे आर स्नैचिंग क्रीम बिजनेस। एंड वो किसका एडवांटेज ले रहे हैं? एडवांटेज ले रहे हैं कंपटीशन एंड इनफाइट्स अमंग्स द 4 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस। कोई भी अनएक्सप्लोर्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इन लास्ट 20 ईयर्स में 30 प्राइवेट एंड 4 पब्लिक इंश्योरर, किसी ने कोशिश नहीं की अनएक्सप्लोर्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। बट सिचुएशन वुड हैव बीन डेफिनेटली बेटर। सचमुच बहुत अच्छी स्थिति हो सकती थी हैड देयर बीन वन मोनोलिथिक जीआईसी ऑफ इंडिया। अगर सिर्फ एक जीआईसी ऑफ इंडिया होती पब्लिक सेक्टर में, तो सिचुएशन डेफिनेटली बेटर होता। देखिए लेट ऑनरेबल जेटली सर, अरुण जेटली सर, उन्होंने इसको सोचा था कि मर्ज कर दिया जाए। उन्होंने ये सेटबैक भी रियलाइज किया था कि ये इन हाउस कंपटीशन जो है चारों कंपनीज के बीच में, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। बट एनीवे, लेट अस सी व्हाट नाउ रिमूवल ऑफ। पहले अब हम लोग डिस्कस कर लेते भैया 10B में जो वो प्रोविजो हटा लिया गया, मतलब 51% से कम ना होने पाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पहले नियम था शेयर होल्डिंग, तो वो कैप वो अब नहीं रहेगा। सो इट इज बीइंग सेड, देखिए इसी समय ये कह लोगों ने कह दिया कि कंपनीज आर गोइंग टू बी प्राइवेटाइज्ड। लेट अस सी यार, देखिए 2017-18 में पहली बार, ऑल्दो ये पहले भी हो सकता था, कैपिटल रेज कर ही सकते थे मार्केट से, लेकिन पहली बार 2017 में जीआईसी री इंश्योरेंस का, 2018 में न्यू इंडिया का आईपीओ फ्लोट हुआ। देख रहे हैं पोजीशन, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रह गया मोर देन 85% दोनों केसेस में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में एलआईसी है और दूसरे गवर्नमेंट कंपनीज हैं, फाइनेंशियल कंपनीज, जिनसे ये कहा गया था कि आप ये ले लीजिए, इसका जितना भी आप शेयर खरीद सकते हैं खरीदिए। तो उन्होंने जो है शेयर खरीदा और उसके बाद जो है ये पोजीशन हुई जीआईसी री इंश्योरेंस में और न्यू इंडिया में 13.06। एनीवे, दे आर सेइंग दैट दिस आईपीओ माइट हैव फ्लॉप्ड डिवॉइड ऑफ एलआईसी। अगर एलआईसी सामने ना आती
तो ये आईपीओ ही फ्लॉप हो जाता। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये अवेयरनेस नहीं है मार्केट कंडीशन का? लेट अस आल्सो एग्जामिन द मार्केट शेयर। न्यू इंडिया का मार्केट शेयर सिर्फ डबल डिजिट में है, बाकी सबका सिंगल में। इस मार्केट पोजीशन में, with New India's recent experience of IPO and a pathetic experience of IPO, it would be imprudent to float IPOs of these three other companies, Oriental International and United। देखिए, एडवाइजर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू कॉम्प्रीहेंड बेटर, वो हम लोगों से कहीं अच्छा इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं और समझ रहे होंगे। तो फिर व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड रिमूविंग द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 10B? कहा नहीं जा सकता। मे बी टू कीप फ्यूचर रोड क्लियर, हो सकता है फ्यूचर में इसकी आवश्यकता पड़े तो पहले से ही ये अमेंडमेंट भी करके रख लिया। नो, व्हाट डज प्राइवेटाइजेशन मीन? क्या मतलब है प्राइवेटाइजेशन का? बहुत सिंपल, कि एक गवर्नमेंट कंपनी किसी प्राइवेट हैंड में, किसी प्राइवेट कंपनी को अपनी कंपनी बेच देगी। रिस्पॉन्स टू द आईपीओ ऑफ न्यू इंडिया वाज पैथेटिक। वहां क्या हुआ, सरकार का अपना ही पैसा एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में गया। आपने उसको देखा कि एलआईसी और दूसरे गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का शेयर कितना था, इसको जरा सोचिए। विच प्राइवेट पार्टी विल कम फॉरवर्ड फॉर नेशनल ओरिएंटल और यूनाइटेड? हाउ कैन ए थिंग बी सोल्ड विदाउट बायर? खरीदारी नहीं है तो आप किसको बेचेंगे? लेट अस अवॉइड मिसगिविंग्स यार। उन लोगों की धारणा बेबुनियाद है जो ये कह रहे हैं कि सरकार इन कंपनियों को बेच रही है। देखिए, ऐसा है कि क्रिटिसिज्म एंड पोस्टमार्टम ये सिर्फ नेगेटिविटी को स्प्रेड करता है, नॉट द सॉल्यूशन। ये किसी सॉल्यूशन पे नहीं ले आएगा। लेट अस स्टॉप क्रिटिसिज्म एंड पोस्टमार्टम। इट वुड बी प्रूडेंट टू एक्सेप्ट द हार्ड रियलिटीज। हमको हार्ड रियलिटीज को समझ लेना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है। नाउ अंडर द सर्कमस्टांसेस, स्ट्राइक करने से या ऑपोजिशन करने से, अपोज करने से कोई फायदा होगा क्या? कोर्ट्स भी इस तरह के पॉलिसी मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगी। लेकिन हमको किसी भी कॉस्ट में, किसी भी तरह से पब्लिक सेक्टर को बचाना है। नाइदर कोर्ट नॉर स्ट्राइक इज अ सॉल्यूशन। देन हाथ धो के पीछे पड़ जाइए। लेट अस अर्ज अपॉन द गवर्नमेंट टू मर्ज द 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस। चारों को एक साथ मर्ज कर देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करना होगा, अर्ज करना होगा, प्रेयर करना होगा कि आप इसको देखिए, सोचिए, समझिए और इसको अकॉर्डिंगली इस तरह से करिए। लेट देयर बी वन जायंट जीआईसी ऑफ इंडिया लाइक एलआईसी ऑफ इंडिया। एक मोनोलिथिक जीआईसी ऑफ इंडिया रहने से क्या होगा? इट विल नॉट ओनली प्रोटेक्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट काफ़ी हैं, आयुष्मान भारत और 12 रुपए में 2 लाख का कवरेज एंड व्हाट नॉट। सो ये सब not to, and apart from this protecting social security scheme, it will also pay hefty dividend to the company अगर एक सिंगल monolithic कंपनी हो गई तो। and not only that, it will also come up to assist government of India like LIC at the time of crisis। जब क्राइसिस का समय आएगा तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को LIC हेल्प करती है, तो उसी तरह से एक मोनोलिथिक जीआईसी ऑफ इंडिया होने से वो भी हेल्प करेगी, रादर बेटर ढंग से हेल्प कर पाएगी। इट मे बी अ बिग चैलेंज टू एक्सेप्ट, इट माइट बी डिफिकल्ट, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर 1956 में इट वॉज पॉसिबल फॉर LIC और अगर 107 प्राइवेट नॉन लाइफ कंपनीज को 4 कंपनियों में अमलगमेट कर लिया गया और अभी 5 एसोसिएट बैंक्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे गॉट, अभी रिसेंटली उनको मर्ज कर दिया गया SBI में और
SBI is doing well. सो हम गलत नहीं होंगे अगर हम ये कहें कि मोनोलिथिक जीआईसी ऑफ इंडिया कैन डू बेटर. देखिए, टीथिंग प्रॉब्लम्स तो होंगे, शुरुआत में प्रॉब्लम्स होंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट दैट विल ऑल सबसाइड विद टाइम. गवर्नमेंट नीड्स पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स. गवर्नमेंट को जरूरत है पब्लिक सेक्टर इंश्योरर की. गवर्नमेंट सारे कंपनीज को खत्म नहीं कर पाएगी. और अगर किस लिए गवर्नमेंट को जरूरत है? क्योंकि टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट फॉर सोशल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन. Private companies remain shrewdly intelligent. They are very intelligent and they are shrewd as well. वो कतई किसी भी सोशल वेलफेयर प्रोटेक्शन में गवर्नमेंट को दिखाने के लिए तो दिखाएगी कि हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं करेगी. और गवर्नमेंट में भी प्लीज टू गवर्न, नो प्रॉब्लम्स. उन्होंने कहा ना कि गवर्नमेंट इज हियर टू गवर्न नॉट टू डू बिजनेस. फाइन, वेरी करेक्ट. कोई जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को बिजनेस करने की, कोई जरूरत नहीं है. इट मे जस्ट गवर्न फ्रॉम द टॉप. बिजनेस में बी डन बाय द कॉम्पिटेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द मोनोलिथिक जीआईसी. ऑर्थोडॉक्स पब्लिक सेक्टर कल्चर जो है ना हम लोगों का, दैट शैल हैव टू बी ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड. इसको पूरा जो है एकदम बेस से चेंज करने की आवश्यकता है. देखिए, टू अवॉइड डेथ everyone will cooperate. Let there be one monolithic GIC of India with two segments. One to do general insurance business in India and second to do reinsurance. When there is a will, there is a way. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ये सब नहीं हो पाएगा. नेगेटिव आइडियाज छोड़िए. जब एक बार ठान लिया कि जीआईसी ऑफ इंडिया करना है तो जीआईसी ऑफ इंडिया करना है. और when ये फोर ब्रदर्स विल जंप इनटू द फ्रे, जब ये कूदेंगे ना मैदान में, तो वाइल डूइंग री इंश्योरेंस एज वेल, और री इंश्योरेंस भी करते हुए, तो देन जीआईसी ऑफ इंडिया शैल इमर्ज एज एन एस्टाउंडिंग कंपनी. इतनी बड़ी कंपनी होगी, इतनी बढ़िया कंपनी होगी कि द वर्ल्ड विल लुक एट इट इन ऑ. सो इट बी. आमीन. ईश्वर सदा रक्षा करें. तथास्तु. सो इतनी देर तक मैंने कोशिश की समझाने की. अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. वो ये है कि what would be its after effects on pensioners. देखिए, जब तक कोई भी कंपनी नोटिफाई नहीं हो रही है, एग्जिस्टिंग पेंशनर्स को पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है. बिकॉज एज इट इज, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा. और एक और बात बताएं कि नोटिफाई करने की ऐसी कोई हड़बड़ी भी नहीं है अभी गवर्नमेंट को. ये टाइम बताएगा कि नोटिफाई करना है कि नहीं. नाउ ये पेंशनर्स, दे आर ऑल प्रोटेक्टेड फॉर देयर इंडिविजुअल लाइफ. फिलहाल जो है इंडिविजुअल लाइफ के लिए तो प्रोटेक्शन है ही. डीए भी इंक्रीज हो रहा है, होगा. फैमिली पेंशन भी डेथ के बाद एज इट इज होगा. जब तक कोई कंपनी नोटिफाई नहीं हो जाती और हम उसी कंपनी से हैं तब तक वॉट एवर पेंशन वी आर रिसीविंग, जो भी हमको मिल रहा है, एन्युटीज हैव बीन परचेज फॉर देम फ्रॉम एलआईसी एंड दैट स्टैंड्स गारंटीड. तो इसलिए जितना एन्युटी परचेज कर लिया गया आज तक, उतना तो पेंशन मिलना गारंटीड है. देयर इज नो प्रॉब्लम्स. बट टिल टाइम एनी कंपनी इज नोटिफाइड, जब तक कोई कंपनी नोटिफाई नहीं हो जाती, pensioners will get their DA increase as usual against further purchase of annuity for that purpose by the company. Similarly, family pension will also be available till notification of any company. Now, suppose any company is notified, so JIBNA won't be applicable on such notified company. इसलिए that independent company won't be bound by any rule, scheme, direction or notification made under JIBNA. बिफोर द नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन होने से पहले जो कुछ भी जिब्ना का स्कीम था, डायरेक्शन था, नोटिफिकेशन मैंने रूल्स था, वो कुछ भी जो है इस
नोटिफाइड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. In such a case, it would be the discretion of that independent company. Discretion of the independent company means board of directors का discretion होगा कि वो उन पुराने नियमों को चालू रखेगी या बंद कर देगी. देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 2 जो सेक्शन 24B में दिया हुआ है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है. फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, देखिए द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall also apply to any rule, scheme, direction or notification made under this act before the cessation of applicability. And 24B का जो ऑब्जेक्ट और रीजन है वो अलग से दिया हुआ है. ऑब्जेक्ट एंड रीजंस में वहां पे उन्होंने कहा है कि 24B को क्यों इंसर्ट किया गया है. टू इंसर्ट अ न्यू सेक्शन 24B providing for cessation of application of the act to such specified insurer on and from the date on which सेंट्रल गवर्नमेंट सीजेस टू हैव कंट्रोल ओवर इट. जिस दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल समाप्त हो जाएगा उस दिन से 24B के हिसाब से कोई भी जो एक्ट का प्रोविजन है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. सो ये है फिलहाल पोजीशन, बट ऐसा कुछ पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज ट्रूली अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है कि कोई भी कंपनी नोटिफाई नहीं होने जा रही है, जहां तक विश्वास है. अभी अगर हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लें कि क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं सेक्शन 24B के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस नन ऑफ द कंपनीज वुड एट ऑल बी नोटिफाइड, बट सपोज एनी ऑफ द थ्री, नेशनल, ओरिएंटल और यूनाइटेड, इज नोटिफाइड, that will become an independent company to run by its board of directors. However, 100% shares shall remain with Government of India. To raise capital from the market, the company may get listed with SEBI and IPO may be floated thereafter, if so required. Now, if New India is notified, then its 85.45% shares shall remain with Government of India until fresh IPO is floated. Now, keeping in view the experience of New India and GIC reinsurance, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई भी मिस एडवेंचर अभी गवर्नमेंट करने जा रही है या करेगी. Anyway, if at all it so happens, if that independent company accepts this challenge as a boon in disguise, it might utilize the available infrastructure and without any interference of the government, it might tighten its belt and emerge as a much better company. एक पॉइंट अभी छूट रहा है, दैट इज सेक्शन 31. सो आफ्टर इफेक्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कमिटी ऑफ द बोर्ड, इसको थोड़ा सा डिस्कस करके हम यहाँ पे खत्म करेंगे. आफ्टर सेक्शन 31 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट, फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्टेड. 31A, इसमें इन्होंने डिस्कस किया है पार्ट टाइम डायरेक्टर के बारे में. ए डायरेक्टर ऑफ ए स्पेसिफाइड इंश्योरेंस हु इज नॉट इट्स होल टाइम डायरेक्टर, बाकी सब डायरेक्टर्स होल टाइम डायरेक्टर होंगे, तो उनकी लायबिलिटी तो इसी से गेस कर किया जा सकता है कि उनकी लायबिलिटी कितनी होगी. कि अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर की लायबिलिटी इस प्रकार होगी दैट इट शैल बी हेल्ड लायबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट्स और omission or commission of the specified insurer which had been committed with his knowledge, attributable through board processes and with his consent or connivance, or where he had not acted diligently. So कितना होगा, जितना जो है उसके नॉलेज में होगा. For the purpose of this section, the reference to board shall include committee of the board. यानी where he had not acted diligently, or if he is in connivance, or it is with his knowledge attributable through board processes, तो जो फुल टाइम होंगे उनका क्या होगा, लायबिलिटी ऑफ द पार्ट टाइम डायरेक्टर एज एक्सप्लेन्ड and described in section 31A speaks itself about the accountability, liability and responsibility of the full-time directors and the committee members of the board. They shall be accountable for each and every act or omission or commission of the specified insurer.
So this is it. This is all for the timing. Thank you very much for bearing with me. ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय. नेक्स्ट मैं फिर से कोशिश करूँगा आपसे बातचीत करने का. नमस्ते.